Some basic concepts of chemistry, lecture 4. We will continue. According to Rigveda, tanning of leather and dyeing of cotton इनको प्रैक्टिस किया गया ड्यूरिंग 1000 to 400 BCE इस एरा में. अब डाइंग ऑफ कॉटन वी नो डाइंग ऑफ कॉटन क्या है कि जो कॉटन के क्लोथ्स वगैरह हम यूज़ करते हैं उनको अलग अलग कलर दिए जाते हैं, अलग अलग डाइज दिए डाइज यानी कलर्स, अलग अलग कलर्स दिए जाते हैं. डाइंग यानी कलर. जो कॉटन के क्लोथ्स रहते हैं, हम कॉटन के क्लोथ्स यूज़ करते हैं, उनको अलग अलग कलर दिए जाते हैं. तो मतलब अलग अलग कलर मीन्स डाइज दिए जाते हैं, डाइज अप्लाई किए जाते हैं. तो हमें अलग अलग कलर के कॉटन के मटेरियल, कॉटन के क्लोथ्स, कॉटन के मटेरियल मिलते हैं. अब पहले तो ये ऋग्वेदा क्या है. हमारे 4 वेद है एंशिएंट इंडिया में. 4 वेद है. वो क्या है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद. ये 4 वेद है हमारे इंडियन कल्चर में, वो एंशिएंट इंडियन कल्चर में. तो उसमें से ये जो ऋग्वेद है ना, वैदिक कल्चर, हमारा जो वैदिक कल्चर है, तो इसमें से ये जो ऋग्वेद है ना, तो ऋग्वेद में टैनिंग ऑफ लेदर और डाइंग ऑफ कॉटन डिस्क्राइब किया गया था. तो डाइंग ऑफ कॉटन तो हमने देखा. अब टैनिंग ऑफ लेदर क्या है? लेदर यानी कि चमड़े की चीज़ें, एनिमल स्किन होती है जिसको हम चमड़ा बोलते हैं. चमड़े की चीज़ें जैसे कि चमड़े की बैग्स रहते हैं, चमड़े के सैंडल्स रहते हैं. तो ऐसे चमड़े की बहुत सारी चीज़ें रहती है. उनको जो एनिमल स्किन रहती है उसको जब केमिकल प्रोसेस किया जाता है, केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसका. जो एनिमल स्किन है उसको वो जो केमिकल प्रोसेस के अंदर जाती है तो उसका केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता है बिकॉज ऑफ केमिकल्स, बाय यूजिंग केमिकल्स. तो उससे लेदर बनता है जो कि ह्यूमन के यूज़ के लिए होता है. जो कि ह्यूमन के यूज़ के लिए होता है और जो ड्यूरेबल होता है, जो ख़राब नहीं होता. अगर एनिमल स्किन अगर कहीं पे पड़ी हुई हो तो वहाँ पे क्या होगा, बैक्टीरिया और फंगाई वहाँ पे क्रिएट हो गया. बैक्टीरिया फंगाई के अंदर जो एंजाइम्स है वो स्किन को सड़ाएंगे. तो इसलिए ताकि स्किन सड़े तो वो स्किन हम जैसे कि तैसे यूज़ कर सकते हैं. क्या? पर्स बनाने के लिए, बैग्स बनाने के लिए, या फिर सैंडल्स वगैरह बनाने के लिए नहीं. तो क्या करते हैं, उस स्किन को केमिकल प्रोसेस के अंदर केमिकल प्रोसेस के अंदर वो जाती है स्किन. तो उसका केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता है. तो उससे लेदर बनता है जो ह्यूमन यूज़ के लिए होता है और जो ड्यूरेबल होता है, जो ख़राब नहीं होता. तो उसके ऊपर केमिकल प्रोसेस होती है उस एनिमल स्किन के ऊपर. उसके बाद ही हम उसके पर्स, उसके सैंडल्स वगैरह बनाते हैं. तो ये सब
और जहाँ पे ये सब बनाया जाता है ना लेदर, उसे टैनरी बोलते हैं। टैनरी, जहाँ पे ये टैनिंग की जाती है, टैनिंग ऑफ लेदर, मतलब जहाँ पे टैनिंग की जाती है तो इसको ही टैनिंग बोलते हैं। लेदर की टैनिंग, जो केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना एनिमल स्किन का, और उससे लेदर बनता है, तो उसे ही टैनिंग बोलते हैं। और ये टैनिंग जहाँ पे होती है, जहाँ पे ये प्रोसेस की जाती है उसको टैनरी बोलते हैं। हाँ, जो ब्लैक कलर के पॉलिश वेयर थे, मतलब यूटेंसिल्स, मिट्टी के बर्तन, जो मिट्टी के बर्तन थे ना उस टाइम ब्लैक पॉलिश किए हुए, उनकी जो सुनहरी चमक थी ना, जो ग्लॉस थी उसके ऊपर, मतलब जो गोल्डन ग्लॉस, मतलब जो सुनहरी चमक, मतलब जो उनके ऊपर, जो उन मिट्टी के बर्तनों के ऊपर, उन वेयर के ऊपर जो ब्लैक पॉलिश की जो चमक थी, तो उसका ना रेप्लिकेट नहीं किया जा सका आगे। हम लोग रेप्लिकेट नहीं कर सके, मतलब हम डुप्लीकेट कॉपी नहीं बना सके उसके। इतना वो हमारे लिए अभी तक केमिकल मिस्ट्री है। मिस्ट्री यानी रहस्य, मतलब सीक्रेट है। अभी तक ये सीक्रेट है कि इतने ब्लैक पॉलिश यूटेंसिल्स, मिट्टी के बर्तन कैसे किए गए, उनका डुप्लीकेट हम नहीं कर सकते। तो हमारे लिए ये सब अभी भी सीक्रेट है, अभी भी मिस्ट्री है, केमिकल मिस्ट्री है कि उन्होंने कैसे केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन करते थे। और ये जो वेयर्स थे ना, ये जो भी मिट्टी के बर्तन उन्होंने बनाए थे, उनसे पता चलता है कि वो उनकी मास्टरी थी। मास्टरी थी मतलब जैसे मास्टर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ कॉमर्स, हम लोग साइंस में मास्टरी करते, कॉमर्स में मास्टरी करते, तो वो लोग ये सब मिट्टी के बर्तन बनाने में उनकी मास्टरी थी। विच किन टेम्परेचर कुड बी कंट्रोल, किन टेम्परेचर, किन टेम्परेचर कुड बी कंट्रोल, वो कीन टेम्परेचर कंट्रोल कर सके थे। अब ये कीन टेम्परेचर क्या है? कीन टेम्परेचर यानी मिट्टी, यानी कि जो क्ले है, उसको इतने टेम्परेचर पे करने, इंटरमीडिएट टेम्परेचर, ऐसा इंटरमीडिएट टेम्परेचर पे क्ले को हीट करने का कि क्या हो कि ऐसे बर्तन तैयार, ऐसे वेयर्स तैयार हो, यानी कि ऐसे बर्तन, मिट्टी के बर्तन तैयार हो जो कि पानी में डिज़ोल्व नहीं होंगे, नॉट डिज़ोल्व इन वाटर। ऐसे ही अगर हमने मिट्टी से बर्तन बनाए और उसमें अगर हमने पानी भरा, तो क्या होगा कि वो मिट्टी पिघल जाएगी ना पानी में, तो फिर उसमें हम लोग पानी नहीं भर के रख सकते। तो इसलिए उस क्ले को, उस मिट्टी को हीट करके इतना इंटरमीडिएट टेम्परेचर, और अब ज़्यादा भी हीट करेंगे तो वो सब फिर से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो कौन सा इंटरमीडिएट टेम्परेचर है उन्होंने कंट्रोल किया, वो इंटरमीडिएट टेम्परेचर, कि इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हमें ऐसे वेयर्स मिलेंगे, वेयर्स ऐसे बन जाएंगे कि जो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होंगे, जो पके हुए होंगे। तो ऐसा जो इंटरमीडिएट टेम्परेचर वो कंट्रोल कर सके ना, उसे बोलते हैं कीन टेम्परेचर। तो ये सब उन्हें ज्ञान था एंशंट इंडिया में, प्राचीन भारत में।
जो कौटिल्य थे ना, उन्होंने अर्थशास्त्र लिखा था। तो अर्थशास्त्र मीन्स, अर्थ मीन्स क्या? पैसा, फाइनेंस, पैसों का व्यवहार। उसका साइंस। इसमें उन्होंने डिस्क्राइब किया था इस अर्थशास्त्र में कि समंदर से, सी से सॉल्ट कैसे प्रोड्यूस होता है। प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम सी, ओशन। सी, ओशन से सॉल्ट, नमक बनाते हैं ना ओशन पे, ऐसे मीठागर होते हैं, सॉल्ट बनाए जाते हैं समंदर किनारे पे। तो ऐसे जो समंदर रहते हैं बड़े बड़े, तो उससे ये जो सॉल्ट बनाते हैं, सॉल्ट के ऐसे मीठागर रहते हैं समंदर के आसपास जहाँ पे सॉल्ट बनाया जाता है। तो ये सॉल्ट, समंदर से सॉल्ट कैसे प्रोड्यूस होता है उसके बारे में अर्थशास्त्र में डिस्क्राइब किया गया था। कौटिल्य ने डिस्क्राइब किया ये सब। सॉल्ट यानी क्या? नमक। ऐसे वास्ट नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स यानी कि बहुत सारे तथ्य, विधान और मटेरियल, सब्सटेंस, मटेरियल यानी कि सब्सटेंस, जो जो प्राचीन वैदिक साहित्य था ना, एंशियंट वैदिक लिटरेचर यानी साहित्य, जो प्राचीन वैदिक साहित्य था ना, उसमें बहुत सारे स्टेटमेंट्स है और बहुत सारे मटेरियल्स है, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारा जो मॉडर्न साइंस है ना अभी का, मॉडर्न साइंस है, मॉडर्न साइंटिफिक फाइंडिंग्स है। हमने जो अभी साइंटिफिक फाइंडिंग्स की है, जो भी अभी हमारे साइंटिस्ट ने जो भी साइंटिफिक फाइंडिंग्स की है अभी मॉडर्न, जो अभी के टाइम में है, वो सारे फाइंडिंग्स ना हमारे एंशियंट इंडिया के एंशियंट वैदिक लिटरेचर से मेल खाते यानी कि करस्पॉन्डिंग है। जो भी हमने मॉडर्न साइंटिफिक फाइंडिंग्स की है ना, वो सब हमारे एंशियंट वैदिक लिटरेचर में पहले से ही लिखी हुई थी। ऐसे बहुत कम थिंग्स है कि जो अभी हमने साइंटिफिक फाइंडिंग की है लेकिन पहले नहीं थी। पहले के ज़माने में सब लिखा हुआ था कि ऐसे चीज़ें हैं, ऐसे चीज़ों को किया जा सकता है, और वैसे ही हमने अभी मॉडर्न साइंटिफिक फाइंडिंग्स की है। हाँ, जो भी आर्कियोलॉजिकल साइट्स थी ना, आर्कियोलॉजिकल साइट्स इन नॉर्थ इंडिया यानी उत्तर भारत में जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स थी, यानी कि वो जो हमने पहले देखा, जो आर्टफुल स्किल्स का कंस्ट्रक्शन,
कंस्ट्रक्शन था आर्कियोलॉजिकल साइंस में, यानी आर्टफुल स्किल्स का कंस्ट्रक्शंस था नॉर्थ इंडिया में। वहाँ पे ना क्या क्या मिला गया, कॉपर यूटेंसिल्स, देखते हैं कॉपर यूटेंसिल्स यानी कि तांबे के बर्तन, आयरन यानी कि लोहा, गोल्ड सोना, सिल्वर चांदी, गोल्ड सिल्वर ऑर्नामेंट्स यानी कि ज्वेलरी, गोल्ड और सिल्वर के ज्वेलरी, आयरन की ज्वेलरी, कॉपर के बर्तन, तांबे के बर्तन, और टेराकोटा डिस्क क्या है? टेराकोटा ये ना एक पाकिस्तान में खेलने जाने वाला गेम है, ओके। तो वहाँ पे वो ऐसी डिस्क रहती थी, वो डिस्क भी यहाँ, और ना रबर बॉल रहता था। रबर बॉल से ये डिस्क और ये रबर बॉल से वो गेम खेला जाता था। तो ये जो टेराकोटा गेम है उसकी ये जो डिस्क है ना, ये डिस्क भी मिली है इन आर्कियोलॉजिकल साइट्स में। और पेंट, और क्या मिला है, और एक चीज़ मिली है, पेंट की हुई, पेंटेड ग्रे कलर की पॉटरी। पेंटेड ग्रे पॉटरी मीन्स पेंट की हुई ग्रे कलर के मिट्टी के बर्तन। मिले हैं इन आर्कियोलॉजिकल साइट्स में। इतनी सारी चीज़ें, कॉपर यूटेंसिल, आयरन, गोल्ड, सिल्वर की ज्वेलरी, पेंटेड ग्रे पॉटरी, ये और ये टेराकोटा डिस्क, ये जो टेराकोटा डिस्क है जो पाकिस्तान में गेम खेलते थे रबरी बॉल से, और ये जो डिस्क यूज़ करते, तो ये डिस्क ये सब मिला है यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में आर्कियोलॉजिकल साइट्स कंस्ट्रक्शन में। अब सुश्रुत संहिता। सुश्रुत, आपको पता है सुश्रुत संहिता, चरक संहिता। सुश्रुत संहिता इज सर्जन और चरक इज आयुर्वेद आचार्य। सुश्रुत इज फादर ऑफ सर्जन जो सर्जरी करते हैं, जो डॉक्टर्स जो सर्जरी करते हैं, जो MBBS वगैरह जो डॉक्टर रहते हैं, MS डॉक्टर रहते हैं, तो वो सर्जरी करते हैं ना, तो वो सर्जरी ये किन का शास्त्र है? सुश्रुत ये जो पहले डॉक्टर थे वो सुश्रुत संहिता उन्होंने बुक लिखी है। चरक ये जो डॉक्टर थे, आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, उन्होंने चरक संहिता लिखी है, वो आयुर्वेदाचार्य। तो ये जो सुश्रुत है ना, वो सर्जरी भी करते थे और वो मेडिसिन्स भी देते थे और सर्जरी भी करते थे। और चरक आयुर्वेदाचार्य थे, वो आयुर्वेदिक चिकित्साएं करते, आयुर्वेदिक मेडिसिन और आयुर्वेदिक जो भी क्रियाएं होती थी वो सब चरक संहिता में है। सुश्रुत संहिता में एक्सप्लेन किया गया, अभी हम देखते हैं सुश्रुत संहिता में एक्सप्लेन किया गया इम्पोर्टेंस ऑफ अल्कली। अब अल्कली क्या है? अल्कली जिसमें रेड लिटमस ब्लू होता है,
उसे क्षारक भी कहते हैं। अल्कलीज आर स्ट्रॉन्ग बेसिस है, वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। वो रिएक्ट करते हैं एसिड्स के साथ, रिएक्ट विद एसिड्स टू यील्ड, क्या यील्ड देने के लिए? न्यूट्रल सॉल्ट। अल्कली यानी ये स्ट्रॉन्ग बेसिस है जो रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ टू यील्ड, मतलब प्रोडक्ट देने के लिए। यील्ड यानी कि प्रोडक्ट देने के लिए क्या प्रोडक्ट? न्यूट्रल सॉल्ट देते हैं। जब अल्कली ये स्ट्रॉन्ग बेसिस है जो रिएक्ट करते हैं एसिड्स के साथ, कौन सा प्रोडक्ट देते हैं? वो न्यूट्रल सॉल्ट्स का प्रोडक्ट देते हैं। और इसमें रेड लिटमस पेपर ब्लू में टर्न होता है। यह है अल्कली। तो सुश्रुत संहिता में अल्कली का इम्पोर्टेंस डिस्क्राइब किया गया है। सुश्रुत संहिता में अल्कली का इम्पोर्टेंस डिस्क्राइब किया गया है। अभी देखते हैं चरक संहिता। चरक संहिता में मेंशन किया गया एंशिएंट इंडियंस यानी कि प्राचीन भारतीय लोग, प्राचीन भारतीय लोग है ना, चरक संहिता में मेंशन किया गया था कि जो एंशिएंट इंडियंस है, जो प्राचीन भारतीय लोग हैं, वो क्या करते थे, उनको पता था क्या कि कैसे प्रिपेयर करते, उनको क्या क्या प्रिपेयर करने के बारे में पता था। एक, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ऑक्साइड्स ऑफ कॉपर, टीन, जिंक, द सल्फेट्स ऑफ कॉपर, कॉपर के सल्फेट्स, जिंक एंड आयरन यानी लोहा, एंड द कार्बोनेट्स ऑफ लीड एंड आयरन, एंड कार्बोनेट्स ऑफ लीड एंड आयरन। लीड यानी कि शीशे भी बोलते हैं, जो पेंसिल की लीड पेंसिल वगैरह रहती है, वो जो लीड हम लोग यूज़ करते हैं, लीड पेंसिल, या फिर पेंसिल में जो लीड रहती है वो लीड शीशे। तो उसके कार्बोनेट्स ऑफ लीड एंड आयरन। तो प्राचीन भारतीय चरक संहिता में एक्सप्लेन किया गया है एंशिएंट इंडियंस के बारे में। जो प्राचीन भारतीय लोग हैं उनको क्या क्या बनाने के बारे में पता था, वो क्या क्या बनाते थे। सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ऑक्साइड्स ऑफ कॉपर, टीन, जिंक, द सल्फेट्स ऑफ कॉपर, जिंक एंड आयरन, कार्बोनेट्स ऑफ लीड एंड आयरन। ये सब वो लोग तभी उनके ज़माने में बनाते थे और इसके बारे में चरक संहिता में मेंशन किया गया है कि इंडियंस को ये सब पता था, इन सब के बारे में पहले से ही। अभी हम लोग ये सब एसिड्स यूज़ करते हैं ना लैब में, लेकिन ये सब पहले से लोगों को पता था, ये सब चरक संहिता में लिखा हुआ है। तो इसलिए हमारे मॉडर्न साइंस के जो फाइंडिंग्स है अभी के, वो पुराने एंशिएंट इंडिया के लिटरेचर से बहुत ज़्यादा मेल खाती है, बहुत सिमिलरिटीज़ है। नागार्जुना was a great Indian scientist. ये जो नागार्जुना थे वो भी एक महान इंडियन साइंटिस्ट थे। ही वॉज केमिस्ट, रेप्यूटेड केमिस्ट थे।
वो केमिकल साइंस का नॉलेज रखते थे। वो अल्केमिस्ट भी थे। अल्केमिस्ट यानी कि हमने देखा है कि जो बेस मेटल्स को यानी कि लो आयरन, कॉपर, इनको गोल्ड में कन्वर्ट करने की, गोल्ड सिल्वर में कन्वर्ट करने के अटेम्प्ट्स करते थे। अटेम्प्ट्स यानी कि प्रयास करते थे। बेस मेटल्स जैसे आयरन, कॉपर है, उनको गोल्ड और सिल्वर में कन्वर्ट कैसे किया जाता है केमिकल रिएक्शंस यूज़ करके, ऐसे इसके बारे में जो अटेम्प्ट्स किया करते थे। जैसे कि हम एग्ज़ाम्स के अटेम्प्ट्स देते, पास हुए तो हुए, नहीं तो नहीं। तो वैसे वो लोग इसके बारे में अटेम्प्ट्स करते थे कि ट्राई करते थे कि बेस मेटल्स को गोल्ड सिल्वर में कन्वर्ट करने का। वो है अल्केमिस्ट। तो ये जो नागार्जुना है वो केमिस्ट भी थे, जो केमिकल साइंस का नॉलेज रखते थे, और वो अल्केमिस्ट भी थे जो बेस मेटल्स आयरन, कॉपर को गोल्ड सिल्वर में कन्वर्ट करने का, और मेडिसिन के बारे में भी था ये अल्केमिस्ट। मेडिसिन से रिलेटेड सर्च भी होता था। और तीसरा वो एक मेटालर्जिस्ट थे। मेटालर्जिस्ट यानी वही मेटल के प्रॉपर्टीज़, गुण क्या है, क्वालिटीज़ क्या है, उसमें प्यूरिफिकेशन कैसे किया जाता है मेटल का, और मेटल को प्रोडक्शन कैसे किया जाता है, वो सब स्टडी करने वाले मेटालर्जी स्टडी करने वाले मेटालर्जिस्ट थे। तो ये जो नागार्जुना केमिस्ट भी थे, अल्केमिस्ट भी थे, और ये मेटालर्जिस्ट भी थे। उनका वर्क था रस रत्नाकर। रस यानी केमिकल। रस रत्नाकर ये जो उन्होंने लिखा था, ये जो लिटरेचर उन्होंने लिखा था वो किसके डील करता है? डील्स विद formulation of mercury compounds. Formulation of mercury compounds. मर्क्यूरी यानी कि पारा जो ट्यूबलाइट में एक छोटी ट्यूब रहती है, ट्यूबलाइट में जो ऐसी छोटी एक ट्यूब रहती है, उसके अंदर जो मर्क्यूरी भरी रहती है, पारा, उसको बोलते हैं पारा, मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी के जो कंपाउंड्स थे अलग अलग, उनका फॉर्मूलेशन कैसे किया जाता है, कैसे बनाए जाते हैं, उसके बारे में ये रस रत्नाकर में लिखा हुआ था। किन्होंने? नागार्जुन ने। नागार्जुन साइंटिस्ट ने। जो नागार्जुना साइंटिस्ट है, उन्होंने और भी मेथड्स डिस्क्राइब की है, जैसे कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स like gold, silver, tin, copper। अब ये जो मेटल्स है ना, गोल्ड, सिल्वर, टिन, कॉपर, इनका, ये मेटल्स का एक्सट्रैक्शन क्या है? एक्सट्रैक्शन मीन्स रिमूविंग समथिंग और सेपरेटिंग आउट। रिमूविंग समथिंग मतलब निकालना, केमिकल मिक्सचर से निकालना, ये सब केमिकल मिक्सचर से निकालना मतलब केमिकल मिक्सचर से रिमूव करना
गोल्ड केमिकल मिक्सचर से हम गोल्ड को रिमूव करेंगे, जो भी केमिकल मिक्सचर है उसमें से हम सिल्वर को रिमूव करेंगे, जो भी केमिकल मिक्सचर होगा उसमें से हम टिन को रिमूव करेंगे, जो भी केमिकल मिक्सचर होगा उसमें से हम कॉपर को रिमूव करेंगे यानी कि सेपरेटिंग आउट, सेपरेट करेंगे। जो भी केमिकल मिक्सचर होगा ना, तो उसमें से हम ये जो केमिकल मिक्सचर है तो ये सब हमारे यूज़ का है नहीं, तो इसमें से गोल्ड को रिमूव किया जाएगा यानी कि सेपरेट किया जाएगा। इस केमिकल मिक्सचर से, ये जो केमिकल मिक्सचर है इससे गोल्ड को रिमूव किया जाएगा यानी कि सेपरेट किया जाएगा। तो उसे कहते हैं जो हम केमिकल मिक्सचर से गोल्ड को रिमूव करेंगे या फिर सेपरेट आउट करेंगे उसे कहते हैं एक्सट्रैक्शन यानी कि रिमूव सेपरेट आउट मीन्स एक्सट्रैक्शन। तो वैसे केमिकल मिक्सचर से हम गोल्ड को सेपरेट कर सकते हैं, सिल्वर को सेपरेट कर सकते हैं, टीन को सेपरेट कर सकते हैं, कॉपर को सेपरेट कर सकते हैं। तो उसे केमिकल मिक्सचर से हम जो ये सब मेटल्स को सेपरेट करते हैं, रिमूव करते हैं, उसे कहते हैं मेटल्स का एक्सट्रैक्शन। तो वो है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। तो इसके बारे में नागार्जुना साइंटिस्ट ने डिस्क्राइब किया था। एक बुक रसार नवम ये अपीयर्ड हुई, मतलब ये दिखी गई अराउंड 800 CE, इस एरा में। ये डिस्कस करती है, ये बुक क्या डिस्कस करती है, द यूजेस ऑफ वेरियस इस्तेमाल, बहुत सारे फर्नेसेस क्या है, भट्टियाँ, जैसे कि बिस्किट की भट्टी या फिर कोई अलग अलग भट्टियाँ रहती है, लोहे की भट्टी, ऐसे अलग अलग भट्टियाँ रहती है जो फर्नेस रहती है, या फिर ओवन्स फर्नेसेस, ओवन्स, जैसे कि अभी हम माइक्रोवेव ओवन यूज़ करते हैं, तो उस ज़माने में भी ओवन्स थे। एंड क्रूसिबल्स तो आप अभी प्रैक्टिकल में आप यूज़ करते होगे क्रूसिबल्स, या फिर आप आगे यूज़ करोगे क्रूसिबल्स, हीटिंग के लिए वगैरह हम यूज़ करते। तो फर्नेस, भट्टी, ओवन्स और क्रूसिबल, ये सब हीटिंग पर्पस के जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स बोल सकते हैं इसको ये सब डिस्कस किया गया था उस रसर नवम बुक में। और ये क्या डिस्क्राइब करते हैं कि मेटल्स को आइडेंटिफाई किया जाता था, मेटल्स कुड बी आइडेंटिफाइड बाय फ्लेम कलर के, फ्लेम यानी कि फायर, जो आग है, आग का जो कलर है ना, आग का क्या कलर दिख रहा है उन लोग को, तो जो कलर दिखेगा ना, तो अभी समझो पर्टिकुलर कलर शो हो रहा है फायर को, फ्लेम कलर है, पर्टिकुलर कोई एक कलर है, पर्टिकुलर कलर। तो अगर पर्टिकुलर कलर अगर उन्हें दिखे, फ्लेम कलर का जो पर्टिकुलर कलर अगर उन्हें दिख रहा है फ्लेम में, तो उससे वो पता लगाते थे कि उसका मतलब कि कौन सा मेटल है, विच मेटल, दैट इज
आइडेंटिफाइड। पर्टिकुलर फ्लेम कलर से ना उन्हें पता चल जाता था कि पर्टिकुलर मेटल है, पर्टिकुलर मेटल प्रेजेंट है। और अगर कोई दूसरा फ्लेम कलर आया तो उससे कोई अनदर फ्लेम कलर है तो उससे उन्हें पता चलता था कि कोई अनदर मेटल है प्रेजेंट है, अनदर मेटल प्रेजेंट। तो जो भी फ्लेम का कलर आता था उससे उन्हें पता चलता था कि पर्टिकुलर कलर है तो पर्टिकुलर मेटल प्रेजेंट है। अगर कोई दूसरा पर्टिकुलर कलर दिख रहा है फ्लेम में तो कोई दूसरा पर्टिकुलर मेटल प्रेजेंट है। तो ऐसे ये सब ज्ञान भी था उन लोग को। तो ये सब उस रसरनवम बुक में ये सब लिखा हुआ है। और फर्नेस, ओवन, क्रूसिबल्स का यूज़ भी उस बुक में लिखा हुआ है। तो ये सब फ्लेम से रिलेटेड जो भी चीज़ें वो सब रसरनवम बुक में लिखी हुई है।